के लिए। तो ऑटोमोबाइल प्लेस, कैपिटल गुड्स, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, ये तमाम सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। टेलीकॉम प्लेस में भी जिस तरह से एक्शन इन दिनों नजर आ रहा है। इस बीच एक बार क्विकली देखिए 367 के लेवल्स पर निफ्टी में कामकाज नजर आएगा, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले इस वक्त नजर जरूर आती हुई। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को एक एक कर जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं बाजार पर वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कुणाल बोथरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, बताएं एक रेंज में कामकाज और ये एंटिसिपेटेड भी था और रैशनल भी है, राइट? जी हाँ, तो आई थिंक बोरिंग बुल बनना बेटर है इस मार्केट में। आप बुलिश रहिए, आप पोजीशंस को होल्ड कीजिए। यू नो इट्स पॉसिबल कि कुछ एक पोजीशन शायद 2 या 3 दिन बाद चलेंगे, बट वो एक ये मार्केट का नेचर है, मार्केट का स्टाइल है। हम हर मार्केट में एवरीडे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज की जो मार्केट ये इंडिकेट कर रही है कि बहुत वाइब्रेंट मार्केट वापस हो चुका है। यू नो मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में अच्छी मूवमेंट आ रही है, लार्ज कैप्स में अच्छे परफॉर्मेंस वापस से दिख रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे थे उसमें वापस से मोमेंटम आ गया है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग नेम्स है जिसमें अंडर परफॉर्मेंस आ रही थी, कुछ एक स्टॉक्स में लाइक कोटक बैंक फॉर एग्जांपल अच्छे लग रहा है। इंडसइंड बैंक में अच्छी मोमेंटम आई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और ज्यादा वाइब्रेंट होता जा रहा है। मेटल इंडेक्स में बहुत अच्छी पिकअप आई है। आईटी स्टॉक्स में काफी सारे लार्ज कैप आईटी नेम्स अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम बहुत अच्छा स्ट्रांग है, और मेरे अनुमान से आई थिंक बुलिश व्यू मेंटेन रखनी चाहिए और पोजीशंस को होल्ड किया जाना चाहिए। ये बात आपने ठीक बोली है कुणाल, लेकिन यानी कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है कि जिन स्पेसेस में बड़ी मूव आ गई और जो लेफ्ट आउट थे अब उनमें मूव है। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आप डायग्नोस्टिक स्पेस के काउंटर्स लाइक डॉक्टर लाल पाथ लैब को देखें, कितनी बड़ी यहाँ पर अंडर पिट चुका था काफी, और अब आज एक ही दिन में सिंगल डे मूव बड़ी आ गई। तो अब ये बड़ी मूव जहाँ कैप्चर की जा सकती हो, ऐसे कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन आपके पास भी होंगे इंशाल्लाह? तो मैं मोमेंटम भी प्ले करूंगा और थोड़ा कॉन्ट्रा भी पिक करूंगा। मोमेंटम वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा शायद एक नया हाई बना सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। 165 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मेरे अनुमान से ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं 172 का, स्टॉप लॉस 161 का रख सकते हैं। इंडसइंड बैंक जो मेरे अनुमान से बहुत ही क्लासिक परफॉर्मिंग स्टॉक था लास्ट 3 से 4 महीने में, समहाउ लास्ट 1 मंथ में स्टॉक साइडवेज हो चुका है, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेटर होते जा रहा है इंडसइंड बैंक पे। तो इस पे भी बाय इनिशिएट करूंगा करंट लेवल्स पे। टारगेट रख सकते हैं करीबन 1240 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1120 का। ओके, इंडसइंड बैंक डेढ़ की तरफ जा रहा है। एक बार ये आपका पिरामल तो खैर वापस बाइंग आ गई है इनफैक्ट, बट मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे एचडीएफसी लिमिटेड। इन दोनों में एक तरफ तो मिस्ड आउट फीलिंग है जो बिग मूव आया है, उसके बाद आज डेज लो से काफी अच्छा रिबाउंड आया है। डायरेक्टर साहब लेके आइए जरा एचडीएफसी बैंक को, अगर ये एंट्री लेनी है, क्योंकि 1500-1600 भी अगर आप 5 साल ग्राफ में देखेंगे तो फ्लैट है स्टॉक। क्या यहाँ से ले सकते हैं? ये 18-19 के लिए तैयार हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक पॉसिबल है कि एचडीएफसी बैंक दोनों अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। दोनों में जब एक ब्रेकआउट मूव आता है, एक बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूव जब देखते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज या वॉल्यूम वाइज, तो ये मूव्स लास्ट करते हैं स्टॉक्स में, और वो 1 या 2 दिन में रिट्रेस नहीं करते जब स्टॉक्स। तो इंडिकेट कर रहे हैं कि बाइंग की फोर्स जो है वो इंटैक्ट है, ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव होते जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के लिए। तो मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव मार्केट्स में वो ये लार्ज कैप स्टॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, आपको जाने दें इससे पहले एक और चार्ट चेक कर ले आपसे। सीमेंट पे 2 नाम जो हम बार बार सुन रहे हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्शन सुन रहे हैं, वो है अंबुजा सीमेंट और रैमको सीमेंट। आज का अगर आप इंट्राडे दोनों का देखिए, लास्ट 1 घंटे में काफी अच्छा मूव आया है सस्टेन टाइप का। एक तो आउट परफॉर्मर है अंबुजा, करेक्ट, और बहुत इंटरेस्ट है इसमें लोगों का, लेकिन रैमको 50% नीचे है टॉप से। करेक्ट, क्या इसमें बॉटम हो रहा है? दोनों चार्ट देख के बताएंगे। 2 दिन पहले की जो वॉल्यूम्स थी रैमको सीमेंट में, वो एक वॉल्यूम सबसे फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि बड़ा बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है स्टॉक में। जब वॉल्यूम्स बड़ी हो जाने के बाद में अगर स्टॉक गिरते नहीं है, तो ये इंडिकेशन है सेलिंग के नहीं, ये इंडिकेशन है कि स्टॉक एक बड़ा बेस बना चुका है और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर वो स्टॉक में एंटर कर चुका है। तो वो एक बेस फॉर्मेशन हम देखते हैं प्रोसेस में, जो रैमको सीमेंट में नजर आ रही है। 2 दिन पहले जब स्टॉक जोर से अग्रेसिवली फॉल किया था, उसके बाद में फॉल समहाउ अरेस्ट हो गई है, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे, तो 640-50 का जो लेवल है वो एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है रैमको सीमेंट में। तो अगर स्टॉप लॉस हम कहे तो हम एक 10-15 रुपीज का स्टॉप लॉस बिलो वो लेवल भी रख सकते हैं और इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो रैमको सीमेंट ऊपर के लेवल्स और साथ ही स्टॉक्स में भी आप एचडीएफसी पर भी अपनी पॉजिटिव राय दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, ये सारे स्टॉक रिकमेंडेशन हमसे शेयर करने का। हमारे पैनल पे दूसरे एक्सपर्ट्स भी अब जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश पालविया भी है, उनसे भी बात करते हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। कैसे
से अप्रोच करना चाहिए इस वक्त? थोड़ा बहुत तो रेंज बाउंड मूवमेंट आज सुबह से एंटिसिपेटेड था, अब क्लोजिंग के वक्त किस तरह की मूव होनी चाहिए? क्या एक आध दिन और रह सकते हैं साइडवेज मूव, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना बेटर होगा? और बैंक निफ्टी पर भी क्या व्यू होगा? गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, मार्केट में बाय ऑन डिप्स का तो क्लियर ट्रेंड बना हुआ है और हमें कोई भी वोलेटिलिटी में डिप्स मिल रही है उसे बाय ही करना है। लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में हमें लगता है जब तक हम 18,150 18,200 के ऊपर ट्रेड करेंगे, जब तक नियर टर्म ट्रेंड भी काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय ही करना है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि हम नए ऑल टाइम हाई पे आज क्रॉस करेंगे या अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस करेंगे, लेकिन जिस तरीके के सेटअप बने हुए, डेटा बने हुए, बिल्कुल हम नए हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रही है और नए ऑल टाइम हाई रोज रजिस्टर करते हुए दिख रही है। तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है। 18,150 18,200 ये स्टॉप लॉस के लेवल है और टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में आना चाहिए वो करीब 18,550 18,600 तक की अपसाइड यहाँ पे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही आते हुए दिखेगी। बिल्कुल सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो अभी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होते ऑल टाइम हाई के, जब तक हमें लगता है कि वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। काफी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है मार्केट में और ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में एक नए हाई की तरफ मार्केट अब रेडी होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक हम 41,800 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे, ट्रेड सेटअप पॉजिटिव ही है नियर टर्म के हिसाब से भी, और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 42,700 से 43,000 तक के अपसाइड बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेड रखना चाहिए और दोनों इंडेक्स पे हमारा व्यू बुलिश है। अभी हमें लगता है जो स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए उसमें हमारा जो पहला स्टॉक रहेगा आज के लिए वो रहेगा अशोक लीलैंड। ऑटोमोबाइल स्पेस से एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से अशोक लीलैंड के सेटअप है ओवरऑल स्टॉक में जो ब्रेकआउट बने हुए वो तो इंटेक्ट थे, लेकिन नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन और अब उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप है अशोक लीलैंड के, ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। 164 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 148 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल स्पेस से, और मेटल स्पेस में हम यहाँ पे हिंडाल्को के साथ जाना चाहेंगे। और मेटल स्पेस में जो मोमेंटम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, हिंडाल्को एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को भी आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ हिंडाल्को ने यहाँ पे आज दिखाई है, हमें लग रहा है 470 तक के अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आते हुए दिख सकती है। 448 स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक होगा पेपर सेगमेंट से, और उसमें वेस्ट कोस्ट पेपर हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में ओवरऑल एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। आज की प्राइस एक्शन ये दिखाती है कि स्टॉक वापस अपने एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। 640 तक के अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। 595 का स्टॉप लॉस होगा। स्मॉल कैप MSCI के आई थिंक इसे तब भी इसीलिए फेवरेबल ये लग रहा होगा मे बी। बिल्कुल, वेस्ट कोस्ट पेपर एक डिफरेंशिएटेड पिक है। अदरवाइज हिंडाल्को मेटल्स में शाइन है और हिंडाल्को आउट परफॉर्म करता हुआ, और अशोक लेलैंड तो इनफैक्ट अजय हमने डिस्कस आज सुबह भी किया था। और नए मैं बहुत सरप्राइज था वांसी कि अशोक लेलैंड के नंबर्स के बाद स्टॉक रिएक्ट नहीं किया। राइट, और मैं आपको बता दूं इस बार, और मेरे हिसाब से इस साइकिल का हाईलाइट ये है कि आपको सब्जेक्ट समझ के, रिजल्ट देख के, कमेंट्री देख के ट्रेड करना है, या इससे पहले कि आप पहले पोजीशन में, जो बाजार में जिस तरह ट्रेडिंग होती है यूजुअली कि रिजल्ट सुना है, इसका ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, पोजीशन आप ले ही नहीं सकते। आप नंबर देखिए, एनालाइज करिए, वैल्यूएशन देखिए, चार्ट्स देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री सुनिए, सौदा ले लीजिए। आपको पूरा मौका मिला था अशोक लेलैंड ने रिजल्ट के बाद परफॉर्म नहीं कर रहा था और तब एक चांस था एंटर आज सुबह कमेंट्री देखी, हमने बताया था आज सुबह भी कि ये स्टॉक नेक्स्ट चाल के लिए रेडी हो रहा है, और खुलने के बाद भी लिया होता तो भी आपके 5 रुपए तय थे। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही स्टॉक में 148 के लेवल्स लो दिखाए, उसके बाद अब ये स्टॉक चढ़ता हुआ और 4% की तेजी इस वक्त पे इंटैक्ट है। लेकिन इस बीच ग्रासिम के नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, नतीजे अच्छे नतीजों का अनुमान था, नंबर्स भी पॉजिटिव आए हैं। इनफैक्ट
हमारे अनुमान से भी नतीजे जो हैं अच्छे आते हुए दिखे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज की अगर बात करें, 4,933 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू 6,750 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जबकि अनुमान 6,648 करोड़ का लगाकर हम चल रहे थे। 35% की बढ़त का एक्सपेक्टेशंस थे, 37% कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 947 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 964 करोड़ पर बढ़ता हुआ, जबकि एक्सपेक्टेशंस हम 950 करोड़ के लगाकर चल रहे थे। मार्जिन्स पर डिप एंटिसिपेटेड था, क्योंकि लगातार हमने देखा है ग्लोबल प्राइसेस जो कमोडिटीज की नजर आई है, उसी के चलते मार्जिन्स पर ऑन क्यू बेसिस, वाई एंड वाई बेसिस स्टैंडअलोन नतीजों में एक डिप दिखना था और वो दिखा भी है। 18% से मार्जिन्स घटकर 14% पर आते हुए दिखे हैं। और साथ ही नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट, वॉल्यूम्स भी अजय हम यही मानकर चल रहे थे, चाहे वीएसएफ सेगमेंट हो या केमिकल सेगमेंट हो, अच्छे हैं। और इसी के चलते एक कैपेसिटी एक्सपेंशन एक बड़ा ट्रिगर है, नतीजे अच्छे आए हैं और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मानसी, अगर आप देखें ना बाकी सारे सीमेंट काउंटर्स या ग्रासिम को, अगर आप जो थोड़ा होल्डिंग कंपनी भी है ऑफ कोर्स, इसका एक साल का ग्राफ लेके आइए, ये स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म किया है बिल्कुल कंपेयर टू अदर सीमेंट काउंटर्स। एक साल का ग्राफ लेके आए डेटा साहब, ये 1600 1800 नीचे में 1600 15.5 और ऊपर में 17.5 पर टॉप है। ये तो आज का है। ये देखिए, हाँ ये नीचे में मई जून अभी का जो लो अगर आप देखें वो हटा दीजिए तो एक रेंज दिखाई देगी आपको, और ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बड़ा डिप, यस राइट, जून में ही इसने देखा है। उसके अलावा ये नीचे में 1600, ऊपर में 1900। राजेश, ये निकलेगा क्या बाकी सीमेंट काउंटर्स के साथ? क्या ये भी आउट अपने रेंज के बाहर ब्रेकआउट होगा क्या? तो ऑलमोस्ट अजय जी स्टॉक में देखें तो 1800 इसके लिए एक स्टीफ रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहा है। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट जरूर लिए स्टॉक ने, लेकिन वहां से हर बार प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लेकिन हमें लगता है स्टॉक में अभी जो पिछले 7-8 वीक का जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें ये क्लियरली लगता है कि स्टॉक में जैसे ही 1760 के लेवल क्रॉस होंगे, एक स्टॉक अच्छी अपमूव यहाँ से डिस्प्ले करते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल सेक्टर तो ग्रेसिम के पॉजिटिव है और हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति को यहाँ पे रखना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी को ब्रेकआउट का वेट करना है, 1760 इसके ब्रेकआउट लेवल है, वो जैसे ही ब्रेकआउट होंगे तो स्टॉक में एक अच्छी बड़ी तेजी जो कि इसको फिर 1850 इवन 1900 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन रेंज पे हायर बैंड की तरफ ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये कब ब्रेकआउट करता है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये रेंज का ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, अब हमारे साथ पैनल पर श्रीकांत चौहान भी बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो कैसे अप्रोच रख रहे हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। आप क्या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहे हैं आज? बिल्कुल, तो गुड आफ्टरनून। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को काफी अच्छी तरीके से होल्ड ऑन कर रहा है। 18,300 के ऊपर मार्केट का ट्रेड होना काफी मुश्किल हो रहा था पिछले कई महीनों से, और अभी जब मार्केट ने 18,300 के लेवल्स को कॉन्फिडेंटली फ्राइडे को क्रॉस किया था, तो उसके बाद अभी 18,300 के करीब ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके मार्केट बार बार रिकवर कर रहा है। हमें लगता है कि वैल्यूएशन बेसिस पे मार्केट एक एक्सट्रीम वैल्यूएशंस पे आके खड़ा है। यहाँ पे कोई ना कोई काफी बड़ा रीजन चाहिए जो मार्केट को यहाँ से 18,500 या 18,600 तक लेके जाएगा। लेकिन यस, एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर रिलायंस में आती है या तो किसी और इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स में अगर आती है, तो मार्केट हम ग्रेजुअली एक बार 18,500 18,600 तक देख सकते हैं। तो यहाँ से 18,600 यानी कि जो ऑल टाइम हाईएस्ट तक का जो लेवल का जो दायरा है, वो हमें लगता है कि काफी सिलेक्टिव रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, और हमें इस मार्केट में काफी कॉशियसली काम करना पड़ेगा। ओके, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। श्रीकांत, अभी लास्ट 15-20 मिनट में BHEL के चार्ट की तरह देखिए, जिस हिसाब से रिकवरी आई है, रिवर्सल आया है, जरा देखिए क्या लग रहा है, ये एक बार को 68-69 वाला बॉटम छोड़ के जा रहा है क्या 75 की तरफ? बिल्कुल, तो देखिए, अगर BHEL के अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इसमें काफी बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3 to 4 years बिलो द लेवल्स ऑफ 80, अब ये स्टॉक उस फेज में कन्वर्ट हो रहा है जहां पे हमें लग रहा है कि 80 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए और बढ़ सकता है। वैसे फंडामेंटली देखा जाए तो अभी भी इसमें इसके जो नंबर्स है वो काफी वीक है, लेकिन प्राइस ऑलवेज लाइक टेल्स लॉट ऑफ थिंग्स वेरी इन एडवांस। तो अगर इस थियरी को पकड़ के चलते हैं तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 80 के लेवल्स तो दिखा सकता है, लेकिन फ्यूचर में हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार 110-120 के भी लेवल्स दिखाएगा।
तो अजय जी बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लॉन्ग करना मुझे लगता है कि उतना एडवाइजेबल नहीं है। पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग कीजिए, यहाँ से थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखिए, 65 66 के करीब का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें कम से कम 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के। ठीक है, 80 से 100 तक के टारगेट्स, यानी कि इनिशियल टारगेट 80, उसके बाद 100 तक के लेवल्स भी दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं, हल्का सा पोजिशनल यहाँ पर नजरिया 3 से 6 महीने का आपको लगाना होगा और अच्छे आउट परफॉर्मेंस के साथ BHEL का स्टॉक दिख सकता है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं और कौन से इवेंट्स है जिस पर आपको नजर रखनी है। वामाक्षी हमारे साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स लेकर जुड़ गई हैं। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी, और गुड आफ्टरनून आप लोगों को भी। शुरुआत करेंगे हम डोमेस्टिक फ्रंट से। तो भारत का CPI डेटा आने वाला है पोस्ट मार्केट आवर्स में और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम कुछ ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो मदरसन सुमी वायरिंग का आखिरी दिन है, अगर आपको कल अगर आपको लेना है, एलिजिबल होना है बोनस इशू के लिए। L&T प्रेसर भी रहेगा आज पोस्ट मार्केट, जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। IPO एक्शन की बात करें तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए कल बंद होगा, कल आखिरी दिन है अगर आपको ये IPO के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना है तो। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी कल बोर्सेस पे लिस्ट होने जा रहा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होंगे वो होगी G20 समिट जो बाली इंडोनेशिया में होगी और इसमें PM मोदी बायलैटरल टॉक्स लेने वाले हैं दूसरे G20 लीडर्स के साथ, तो ये भी फोकस में रहेगा। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की लिस्टिंग भी होगी, ये भी एक बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ग्रामीण के बाद, क्रेडिट ग्रामीण के बाद सेकंड लार्जेस्ट NBFC माइक्रो फाइनेंस है, तो ये लिस्ट होगी, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। IPO मार्केट में भी हलचल अब बड़ी है। IPO मार्केट बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट होता है मानसी, जहाँ बाजार एक्टिव होता है IPO मार्केट चला आता है पैसे इकट्ठा करने के लिए, आप समझिए। और न्यू टाइप ऑफ बिजनेसेस भी हैं जो कि लिस्ट होते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। तो चलिए, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, इन पर तो नजर रखेंगे ही, लेकिन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में भी, श्रीकांत गुड आफ्टरनून, मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस के स्टॉक्स को एक बार देखते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर नजर आ रही है और आज गोल्ड फाइनेंस में आउट परफॉर्मेंस की अगर बात करें, मनप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक 6.5% तक की तेजी दिखा रहा है। मनप्पुरम 116 के लेवल्स पर यहाँ ट्रेड है और मुथूट फाइनेंस में भी एक्शन ऑफ कोर्स इतना तो नहीं, लेकिन नजर जरूर आ रहा है। दोनों में से कौन से स्टॉक पर आपका कन्विक्शन बड़ा है? टेक्निकली चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए मानसी, हमें लगता है कि ये जो मार्केट है, यहाँ पे हमने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम गोल्ड प्राइसेस में एक सुधार देखा है और इतने दिनों के बाद अगर इसमें अगर एक्टिविटी हुई है तो नो डाउट कि वहां से जितने भी रिलेटेड सेक्टर्स रहेंगे या कंपनीज रहेंगी वहां पे हमें एक्शन बिल्कुल देखने मिलेगा और ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है। तो जैसे गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा था तो हमने देखा कि मुथूट फाइनेंस अंडर परफॉर्म कर रहा था, इनफैक्ट डाउन था। काफी सारे बाकी चैलेंजेस भी है इन सब कंपनीज को, लेकिन अगर काफी सिंपल टेक्निकल टर्म्स में अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हैं तो इसने काफी अच्छा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है और यहाँ से अगर ये स्टॉक चलता है तो कम से कम हमें लगता है कि 1200 1250 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। और आज के दिन में अगर देखें तो आफ्टर रिजल्ट अगर इस स्टॉक में अगर परफॉर्मेंस दिख रहा है, अगर अपटिक दिख रही है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 1090 के करीब ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 1050 के करीब का, बट टारगेट्स रखे 1250 रुपए के। एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा 1200 के करीब का, तो 1200 1250 के टारगेट के लिए बिल्कुल लॉन्ग करके चाहिए। ये तो आपके गोल्ड फाइनेंस काउंटर पे एक राय रही, लेकिन इस बीच स्टॉक्स लाइक का हमने सुबह भी डिस्कस किए थे, स्टॉक्स लाइक नौकरी, वहां पर आपको अच्छी खासी मूव दिख रही है पिछले दो दिन में लगभग 15% की मूव आपको दिख गई होगी और अभी भी स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर शुक्रवार को भी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स थे और आज भी आप देखें तो किसी तरह के भी प्रॉफिट बुकिंग के साइंस नहीं दिख रहे हैं। ये अंडर वैल्यूड था इसलिए ज्यादा चल रहा है। नौकरी के लिए 2-3 ट्रिगर्स थे, नंबर्स अच्छे आए, जोमैटो का एक ट्रिगर था और क्या अंडर वैल्यूड भी हो गया था ये राजेश, अंडर ओन? तो बिल्कुल प्रियंका, रिकॉर्ड हो चुका था स्टॉक, काफी समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, तो स्टॉक्स में काफी पार्टिसिपेशन काफी लो था। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 2 सेशन में स्पेशली जो मोमेंटम बनाया है, एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस करके उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है।
तो ये सारी चीजें जो है कि ये दिखाती है कि स्टॉक में एक अच्छा बड़ा रिवर्सल बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे एक बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लगता है कि स्टॉक में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 4500 तक के अपसाइड हमें लगता है इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस अप ट्रेंड ही देखने को मिल सकती है। मंथली सेटअप पे भी देखें तो ऑलमोस्ट ये 5th-6th मंथ था जहाँ पे स्टॉक ने 4000 के आसपास ही बेस बना के वहां से एक रिवर्सल दिए। तो मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है पोजीशन में बने रहना चाहिए। जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का, बने रहें। स्टॉप लॉस को आप हायर साइड पे ट्रेल कर ले, 4300 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए और अपसाइड के टारगेट 4500 हमें लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। गोडफ्रे फिलिप्स भी एक काउंटर अजय, इसकी मूव 1200 से जो शुरू हुई है 2-2.5 महीने में ही 1800 तक के लेवल्स पे। ईसीजी का थीम बड़ा होगा क्या? ESG नहीं, बेसिकली ग्लोबल सिगरेट स्टॉक्स भी रैली कर रहे हैं, बट ये इसमें वॉल्यूम कम होता है, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है क्योंकि कैश का आइटम है। और ये ग्लोबल सिगरेट स्टॉक्स अगर चलने लगते हैं तो इसके अंदर कोई ट्रिगर एज सच अर्निंग्स वगैरह या मैनेजमेंट बात करता नहीं है। केयरफुल रहने वाली चीज है। मैं एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, वो है रेडिंगटन, श्रीकांत के साथ। श्रीकांत, मैं इसको स्टडी कर रहा था, अगर आप इसका 3-4 महीने का ग्राफ देखें तो 150 के आसपास बड़ा वॉल्यूम हुआ है, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने इसको लग रहा है एक्यूमुलेट किया है। उसके बाद ये अटका, लेकिन पॉजिटिव टिल्ट दिखा रहा है चार्ट, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। 3 महीने का ग्राफ लेके आए डायरेक्टर साहब, आपका क्या व्यू होगा पोजिशनल अगर इसके अंदर प्ले करना है तो? मैं बात कर रहा हूँ रेडिंगटन की, डायरेक्टर साहब, रेडिंगटन। या तो बिल्कुल, अगर अजय जी इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो इसमें काफी अच्छा एक बुलिश सेटअप बना था जिसमें एक ब्रेक डाउन आया था, लेकिन इवेंचुअली वापस ये स्टॉक ने उसे रिबिल्ड कर लिया है। और करंट लेवल से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वापस एक बार ये 175, 174 के लेवल्स को तो बिल्कुल दिखा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगता है कि स्टॉक 200 के करीब जा सकता है, बट जो कि ये स्टॉक का बीटा काफी लो है, तो हमें लगता है कि करंट लेवल से जो इसने 150 के लेवल से जो यू टर्न किया है, इसके बेसिस पे लगता है कि एटलीस्ट कम से कम 175 के लेवल्स तो बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, थोड़ा अगर और कुछ करेक्शन आता है तो लॉन्ग करें। फाइनल स्टॉप लॉस 150 के करीब का रखें और टारगेट्स 175 के करीब के बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, 175 तक के टारगेट से यहाँ पर स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय। रेडिंगटन में करीब 5% की तेजी। काफी दिनों के डाउनसाइड के बाद एंजल वन के स्टॉक में राजेश जी आज एक एक्शन नजर आया है। पिछले कुछ सेशंस की अगर बात करें गिरावट हावी होती रही, लेकिन ये वही स्टॉक है जिसमें परफॉर्मेंस काफी बढ़िया एक समय नजर आती थी। 5% की तेजी देखने के बाद ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली इस वक्त देखने को मिली है, आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल, करेक्शन स्टॉक में जरूर आज एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है, बट हमें लगता है कि अभी भी स्टॉक में 1600 इसके लिए मेजर हर्डल है, वो चैलेंज रहेगा इस अपमूव का। अगर ये स्टॉक कंटिन्यू करता है फर्दर अपमूव तो 1600 के आसपास हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। काफी बड़ा हर्डल यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से यहाँ पे हमें लगता है कि 1600 यहाँ पे एक्ट करते हुए दिखेगा। इसमें जो क्लियर ब्रेकआउट होना है वो करीब होना है इसका 1600-1650 की रेंज को एक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे अभी हमें लगता है साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया है या करंट लेवल पे भी अगर बाय किया है, तो अगर पुल बैक कंटिन्यू होता है टुवर्ड 1600 तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। ओके, तो चलिए एंजल वन पर इस वक्त ये राय मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इस बीच लगातार हम मार्केट के दिग्गजों से, कंपनीज के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, उनके टेकअवेज आपके सामने लेकर आते हैं। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के CIO श्रीनिवास राव राउरी का कहना है कि बाजार में पिछले 3 से 4 हफ्ते से अच्छी रिकवरी दर्ज की गई है। निवेशकों को इसी समय स्मॉल कैप, मिड कैप जैसे सेक्टर्स के साथ फार्मा कंपनियों पर भी अपनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि फार्मा कंपनियों में भी एक्शन जो है वो डेवलप हो रहा है। आइए एक बार सुनते हैं। मार्केट हैज टेकन सम करेक्शन और ये लास्ट 3-4 हफ्ते में अपन वापस देख रहे कि रिकवरी आई है। तो साथ में अपन ये भी देख रहे हैं कि FI जो नेगेटिव हो गए थे फिर लास्ट 4 हफ्ते से कंटिन्यूअस बायर हो गए। तो ये शुरुआत में ऐसा होता है कि लार्ज कैप्स ज्यादा चलेंगे जब भी ओवरऑल मोमेंटम अच्छा हो गई है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, उसके बाद में अपन देखते हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप में एक्चुअली एक्शन ज्यादा होता है। सो आई थिंक वी आर स्टिल एट द अर्ली स्टेज ये फेस में।
इकोनॉमी का डेटा भी ठीक आ रहा है और अभी कंपनी का रिजल्ट्स जो आए हैं वो भी ठीक ठाक है। तो वो हिसाब से आई थिंक ये मोमेंटम और थोड़ा कंटिन्यू करेगा, अपना स्मॉल एंड मिड कैप में एक्शन बढ़ेगी। टिल देन फोकस इज मोर ऑन लार्ज कैप। फार्मा आई थिंक जब भी अपना क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड क्राइसिस में फार्मा एकदम टॉप परफॉर्मर था, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे। बट उसके बाद में अभी अपन जो रिजल्ट्स देख रहे हैं कंपनी के, फार्मा कंपनी के रिजल्ट जो देख रहे हैं कि वहां पे प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाएगा तो क्लोज टू 10% है, ऐसा नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट। वो इस वजह से कि ये बेस इफेक्ट, कोविड का बेस इफेक्ट लास्ट ईयर के नंबर्स में उसके सामने थोड़ा ग्रोथ कम हुआ है। बट हमें लगता है कि ये टेम्पररी फेस है फार्मा कंपनीज के लिए। ब्रॉडली 3 ड्राइवर्स है। एक तो डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ इज वेरी वेरी बिग। कोविड के कारण हेल्थ के ऊपर सब लोगों का फोकस बढ़ गया है, तो पीपल विल स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर, तो दैट इटसेल्फ इज पॉजिटिव फॉर इंडिया। दूसरी बात है, ग्लोबल मार्केट्स में वी हैव बिकम ए सप्लायर ऑफ जेनरिक्स। इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर इज ऑलरेडी वेरी वेरी हाई इन ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये इसीलिए कि हम लो कॉस्ट में ड्रग सप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तीसरी बात है कि जैसा ये लो कॉस्ट अपन मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश कर दिया है, वो लेके इंडियन कंपनीज अभी यूएस में जाके खुद के ब्रांड में भी ड्रग्स बनाना और बेचना स्टार्ट कर दिया है, एंड गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। तो ये तीनों वजह से हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर विल कंटिन्यू एट ए रीजनेबल ग्रोथ फॉर नॉट फॉर नेक्स्ट 1-2 years बट नेक्स्ट 5, 7, 8 years। तो व्हेन ये स्ट्रक्चरली ग्रोथ ड्राइवर्स आर इन प्लेस एंड वैल्यूएशन देखा जाएगा तो दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर, आई विल नॉट से दे आर चीप, तो बट महंगा भी नहीं है, तो वो हिसाब से फार्मा हमें अच्छा लगता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। अब हमारे साथ ऋषि सांघवी जुड़ रहे हैं, सांघवी मूवर्स के मैनेजमेंट। इनफैक्ट अगर आपने देखा हो लास्ट एक हफ्ते में स्टॉक काफी एक्टिव था, और जो रिजल्ट्स आए, डायरेक्टर साहब एक बार रिजल्ट्स लेके आइए, तो रिजल्ट्स में दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, मार्जिन बढ़े हैं और इंटरनल्स काफी मजबूत लग रहे हैं। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज आपके नंबर्स में जो इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है वो कितना सस्टेनेबल है? ये इतना बड़ा जंप, क्या ये रीसेट हो गया कंपनी में नेक्स्ट कुछ 3-4 क्वार्टर्स के लिए एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ कंपनी बढ़ रही है? क्योंकि इतना बड़ा इंप्रूवमेंट यूजुअली एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे देखा जाता है। गुड आफ्टरनून अजय, धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हमारा जो देश है इंडिया का, ये काफी बड़ा कैपेक्स साइकिल एक्सपीरियंस कर रहा है और सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जो जग में हो रहा है उसको न देखते हुए इंडस्ट्री भी इसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे बढ़ रहा है। तो सांघवी मूवर्स ने ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फोकस गवर्नमेंट की, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया है और उसको लेवरेज करके हमने हमारा यूटिलाइजेशन बढ़ाया है और पिछले 2 साल में 250 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर नए क्रेन्स में किए हैं। हमने हमारे कॉस्ट भी रिड्यूस किया है और बैंक बोरोविंग्स भी कम किया है। ये सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है सांघवी मूवर्स की प्रॉफिटेबिलिटी 500% की लगभग पे, और आगे जाके हमारा ये इच्छा है कि वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन व्हाट वी हैव अचीव्ड राइट नाउ। 53% का जो मार्जिन है, ये ऑन अ ईयरली बेसिस, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट 12 महीने 2 साल 12 मंथ्स के अगर मल्टीपल्स में देखें हम, एक साल में मल्टीपल्स में, तो कहाँ पे रेंज होता हुआ नजर आता है मार्जिन आपका? आपका रन रेट जो ये क्वार्टर आया, इसके हिसाब से कुछ आपका 100 करोड़ प्लस का तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो किस तरफ मूव कर रहे हैं ये सब नंबर्स जो है, टॉप नंबर्स? तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारा एबिटा मार्जिन जो है वो 50% के ऊपर रहने वाला है और हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एट द एंड ऑफ द डे एनीवेयर बिटवीन 17 to 18% एट द एंड ऑफ द ईयर। टॉप लाइन ग्रोथ कहां से? क्योंकि मुझे इंडस्ट्री से समझ में आ रहा था कि नेक्स्ट 2-3 साल तक की आपकी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी आ गई है, कुछ बड़े बड़े कैपेक्स हैं, सीमेंट वाले, हमारे यहाँ सीमेंट कंपनीज के मैनेजमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, स्टील में हो रही है गवर्नमेंट ऑर्डर। तो 2-3 साल में क्या टॉप लाइन हो सकती है आपकी, जो विजिबिलिटी अभी आपको ऑर्डर्स की मिल रही है उसको देखते हुए?
तो आगे जाके हमें विजिबिलिटी दिसंबर 2024 तक दिख रही है एंड काफी सारे सेक्टर्स सच एज पावर, सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, विंड मिल और थर्मल प्लांट से हमें क्रेन की डिमांड दिख रही है। आगे जाके हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर में हमारा टॉप लाइन 20 से लेके 22% के रेंज में बढ़ सकती है। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, नंबर्स पर ये क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ्यूचर विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स आल्सो। 25% की टॉप लाइन ग्रोथ, 50% ऊपर का मार्जिन और 2 साल की विजिबिलिटी ऑर्डर बुक की, और वो भी सारे स्पेसेस से, क्योंकि कैपेक्स साइकिल इनका बहुत कैपेक्स रिलेटेड कंपनी है, बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। कैपेक्स हो रहा है देश में, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन का भी हमने रिजल्ट्स ऐसे देखे थे। ये पूरी स्पेस रीरेट हो रही है। ये देखिए 4 महीने में अभी 15-20 दिन में स्टॉक चलना शुरू हो गया काफी ज्यादा, और अब जो कमेंट्री आती है देखते हैं कि ऑर्डर बुक 400 करोड़ की है और पिछले 5 सेशंस में अभी भले आज नहीं चल रहा लेकिन 20% चल गया स्टॉक। जी हाँ, गतिविधि इसमें रिजल्ट के पहले हो रहा शुरू हो गई थी। आपकी बात सही है। एक बार श्रीकांत से समझ लेते हैं चार्ट्स पे। श्रीकांत, सांघवी मूवर्स हमारे लिए चेक करके बताएं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर सांघवी मूवर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छा ट्रेंड देखा है। इनफैक्ट इतने बड़े मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आने के बावजूद ये स्टॉक ने काफी अच्छा एक रिवर्सल ट्रेंड बनाया है, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 350 या 60 के लेवल्स के करीब जा सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सभी टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस किया है। तो करंटली हमें ऐसा लग रहा है कि जो भी करेक्शन आता है बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। रिसेंट जो हाईएस्ट लेवल्स थे अजय जी 280 की करीब के, आई थिंक उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करते हुए थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है, लेकिन अराउंड 260 265 बिटवीन दिस लेवल स्टॉक के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट है। लॉन्ग करके चले और टारगेट्स रखे यहाँ से 290 से लेकर 300 रुपए के। ठीक है, सांघवी मूवर्स पर ये एक व्यू रहा है। इस बीच आज एक और स्टॉक है जिसने पॉजिटिवली सरप्राइज किया, वो है LIC। LIC में आज सिंगल डे में इतनी बड़ी मूव देखने को मिली जब से वो लिस्ट हुआ है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। एक बार इस नंबर्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष ने एक रिव्यू तैयार किया है, पहले हर्ष से आइए वो सब समझ लेते हैं। जी हाँ, Q2 FY23 में जो LIC का टोटल प्रीमियम इनकम है सॉलिड ग्रोथ दिखाया है सिक्वेंशली 99,000 करोड़ से 1.32 लाख करोड़ पे। वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ Q on Q जब मैं देखूँ तब। और जो मार्केट शेयर भी है जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स का वो 63.25% पे था Q2 FY22 में, अब 68.25% पे है Q2 FY23 में। और जब मैं LIC का स्टॉक प्राइस देखूँ, हाईएस्ट सिंगल डे गेन एटलीस्ट करंटली क्लॉक करता हुआ LIC, और वो है क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट 40% गिर गया था उसके IPO प्राइस ऑफ 950 से अक्टूबर 2022 में ऑलमोस्ट 40% डाउन था जो उसका लो था। अब ऑब्वियसली लिटिल बिट ऑफ अप्रिसिएशन दिखा है वो स्टॉक पे। और जो VNB मार्जिन्स Q2 FY23 में भी आए हैं काफ़ी अच्छे एक्सपैंड हुए हैं, 9% से 14.6% पे एक्सपेंशन हुआ है वर्सेस IPO 9% पे था। और मार्केट शेयर गेन्स भी काफ़ी अच्छा, और मोर प्रॉफिटेबल जो नॉन पार का सेगमेंट है उसमें शेयर गेन करता हुआ LIC दिख रहा है। और उस पर मैनेजमेंट कमेंट्री में भी एक काफ़ी अच्छा फोकस आया है। जो रिलेटिव वैल्यूएशंस है उसमें भी काफ़ी डिसेंट लग रहा है LIC। जब हम प्राइस टू EV देखें तो 0.74 या 0.75 टाइम्स पे आज सुबह को ट्रेड हो रहा था, अब ऑफ कोर्स 0.8 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी भी एक काफ़ी डिसेंट वैल्यूएशन पे LIC। डिसेंट वैल्यूएशन पर है LIC, ये हर्ष का कहना है, उन्होंने रैशनल समझाया में। लेकिन एक बार हम चार्ट चेक भी ले लेते हैं, राजेश से भी समझ लेते हैं LIC में अब क्या करना चाहिए। LIC के IPO में जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो तो खैर ऐसे दिनों के इंतजार कर रहे होंगे, पर वाकई रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, नंबर्स तो अच्छे आए। क्या चार्ट पर भी अब आपको यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग दिखता है राजेश? बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप बनी है, और पिछले 3-4 वीक में देखें तो स्टॉक ने एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया जो कि एक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है नियर टर्म सेटअप पे। लेकिन अभी भी ओवरऑल तो वीक स्ट्रक्चर ही है, बट हमें लगता है कि अभी जो पिछले 3-4 वीक में जो प्राइस एक्शन बने हैं उसमें ये लगता है कि अब यहाँ पे अगर ये स्टॉक 630 के लेवल को होल्ड आउट करता है
कंटिन्यूस बेसिस पे, तो फिर यहाँ पे फर्दर और अपसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है स्टॉक का वो करीब 700-720 की तरफ है, वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम के लिए सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर साइड पे बाय किया, उनके लिए सलाह होगी 700-720 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, और अपने स्टॉप लॉस को अब 630 की तरफ हायर साइड पे ट्रेल करें। श्रीकांत, सन टीवी के चार्ट्स को देखिए जरा, काफी इग्नोर्ड सा काउंटर है, आज भी 10% लाइट वॉल्यूम्स पे गिरा। क्या ये एक बीटीएसटी कैंडिडेट बन रहा है या इसको आप टच नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो अजय जी देखिए, वैसे अगर इस पर्टिकुलर कंपनी को देखें तो मैंने कई बार देखा है कि ये अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट पे एक रिवर्सल सिग्नल दे देता है, और एक डाउन होता है तो उसमें अपवर्ड एक्टिविटी आ जाती है। तो काफी एक जिगजैग सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनता है इसमें, या तो एक व्हिमसिकल पैटर्न बनता है जिसमें कई बार ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, और इस बार में मुझे लगता है कि काफी अच्छे ब्रेकआउट के बावजूद ये स्टॉक गिरा है। अब मुझे लगता है कि बीटीएससी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज के दिन में 8 से 9% ये स्टॉक गिरा है। शायद हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 480 या 490 के रेंज के करीब आके वहां पे थोड़ा सेटल हो सकता है। तो एसटीबीटी भी कर रहा है एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि काफी गिर चुका है पूरे दिन में, बट अगर कोई रिबाउंड अगर आता है तो बिल्कुल इसे शॉर्ट करके चले, क्लोज टू 510 515 इसमें शॉर्ट करके चले, टारगेट्स रखे 480 के करीब का। की तरफ से अवॉइड है ये, इसमें ट्रैप बहुत होते हैं ट्रेडर्स, ये बोल रहे हैं वो। तो अगर 480 के आसपास आता है तब देखें, लेकिन इंट्राडे लेट्स सी ये रिकवरी अटेम्प्ट करता है नहीं। हो क्या रहा है, मामला क्या है, पूजा से जानते हैं एक बार इस स्टॉक में। पूजा बताइए। सन टीवी के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली और आज के दिन ही स्टॉक में करीब 8 से 9% की गिरावट हुई है। अगर 22 जून 2022 के स्तर से अगर देखें तो सन टीवी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं जिसके पीछे हम ये गिरावट देख रहे हैं। पहले तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स थे वो निवेशकों को नाराज कर रहे थे। आय में हमने देखा कि 3% की गिरावट है, जिसमें कि एड रेवेन्यू सपाट है। कंपनी के अहम एडवर्टाइजर्स ने भी महंगाई के में बढ़त के चलते अपने एड खर्च में कमी की, जिससे कि सन टीवी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू की भी बात करेंगे तो वहां पर भी 2% की गिरावट इस बार कंपनी में दर्ज हुई है। मुनाफा और कामकाजी मुनाफा सपाट है और FY 22 से 24 के बीच मुनाफे में औसत 6% की ग्रोथ का अनुमान भी बताया जा रहा है। कुछ और भी दिक्कतें हैं कंपनी के साथ, बढ़ते कंपटीशन को भी फेस नहीं कर पा रही है। इनके जो पीयर्स हैं, इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, वो OTT में काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, वहीं सन टीवी का इतना निवेश नहीं है। इस वजह से अगर तमिल व्यूअरशिप के मार्केट शेयर को देखें तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 55% से घटकर अब 40% हो चुका है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ठीक तरीके से कोई डिस्क्लोजर भी नहीं आता, उनके कॉन कॉल में भी ज़्यादा कुछ अहम जानकारियाँ नहीं मिलती। इसके चलते भी निवेशक नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसी का मानना है, इन्हीं सब कारणों के चलते हम देख रहे हैं कि सन टीवी में भारी गिरावट है। अगर आय का ट्रेंड हम देखेंगे तो Q2 इस बार जो आय आई है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर देखने को मिल रही है। करीब 796 करोड़ इस बार कंपनी ने आय रजिस्टर की है। और कामकाजी मुनाफा में भी देखेंगे अगर हम तो क्वार्टर 31% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। तो फाइनेंशियल्स में कमजोरी और बढ़ते कंपटीशन के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफी ज्यादा गिरावट है। ऑलराइट, ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे क्यूज हमें समझाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक और स्टॉक जिस पर नजर डालते हैं वो है डॉक्टर रेड्डीज का। उसमें आज क्या हो रहा है, हमारे साथ आप पंकज हैं समझाने के लिए कि आज डॉक्टर रेड्डीज पे जो आपको एक डेंट दिख रहा है वो क्या, उसके पीछे की वजह क्या है। पंकज फार्मा ट्रैक करते हैं और डॉक्टर रेड्डीज पे क्या खबर लेकर आए हैं। अगर हम डॉक्टर रेड्डीज देखें तो नाटको ने काफी इंटरेस्टिंग डिस्क्लोजर दिया है। उन्होंने कहा है कि रेमडेसिविर जो एक उनका कैंसर ड्रग है जो डॉक्टर रेड्डी का भी इंसिडेंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रग स्पेशली दिस ईयर है, उसमें एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन आ गया है। अब कोई भी कह सकता है उठ के कि एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन काफी नॉर्मल चीज है, बट एक्साइटमेंट अराउंड दिस ड्रग वाज वेरी हाई एंड इसके लिए शायद आपने इस सॉर्ट ऑफ गिरावट देखी है जो ये 3-3.5% गिर गए। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस ने इसको डाउनग्रेड भी कर दिया है टू अंडर परफॉर्म, और वो बहुत
पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि उनका यूएस सेल्स काफी कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है, मतलब काफी कम ड्रग्स ऐसे हैं जो पूरे यूएस सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं और जिसमें अर्ली साइंस ऑफ कंपटीशन दिख रहा है। इसके लिए इनका यूएस सेल्स नीचे जा सकता है, इनके मार्जिन नीचे जा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 10% से अपने ईपीएस एस्टिमेट्स काट दिए हैं। स्टॉक 3.5-4% नीचे है, डाउनग्रेड आया है, लिटिगेशन की न्यूज आई है और लोगों को कॉन्फिडेंस ऑन अर्निंग्स कम होते जा रहा है। ये सब चीजों को मिलाते हुए डॉक्टर रेड्डीज इज डाउन अराउंड 3.5-4%। आप देखेंगे कि तो नैटको का ये ड्रग एक्चुअली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वर्सेस डॉक्टर रेड्डी। हाउएवर उसमें इतनी गिरावट नहीं है क्योंकि मे बी उसके अराउंड एक्साइटमेंट फॉर दिस ड्रग वाज नॉट दैट हाई जितना डॉक्टर रेड्डीज के अराउंड था, बट स्टिल वो भी 2-2.5% नीचे है इस पर्टिकुलर न्यूज फ्लो के कारण। श्रीकांत, डॉक्टर रेड्डी के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, तो अजय जी अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टॉक ने वैसे काफी निराश किया है क्योंकि एक 3 या 4 दिन पहले अगर आप देखें तो काफी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस देखने मिला था, काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट आने की वर्ज पे ही था ये स्टॉक, बट वहां से वापस कई बार इसने रिवर्सल किया और फाइनली प्राइस आज गिरा हुआ है। चार्ट देखते हुए तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि स्टॉक 4000 के करीब जाते हुए नजर आएगा, 4300 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें लगता है कि बिल्कुल शॉर्ट करके चले, कम से कम 4100 से लेकर 4000 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे आज के हाईएस्ट लेवल्स का, सो तकरीबन या तो 4480 जो काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन सकता है शायद, लेकिन अगर कम से कम रखना है तो 4410 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर रेड्डी को शॉर्ट करके चले। फार्मा पे क्या सोच रहेगी? सिप्ला ऑल टाइम हाई पे है, सन फार्मा ऑलमोस्ट एक नए हाई की तरफ बढ़ते जा रहा है। साथ में अगर हम कोई भी नंबर्स देखें तो काफी वीकिश लग रहे हैं मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज के नंबर। आपकी फार्मा ओवरऑल पे क्या राय रहेगी? ये पंकज बोल रहे हैं, अजय नहीं बोल रहे हैं। श्रीकांत जी, आपके दोस्त पंकज जुड़े हुए हैं। नहीं यारे, वैसे देखा जाए तो पंकज का इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का भी काफी एक्सपीरियंस रहा है, सेक्टर का तो नो डाउट काफी अच्छा नॉलेज है, बट फार्मा मुझे लगता है कि एक रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और इस बार अगर आप देखें तो स्पेशली फार्मा सेक्टर के ऊपर पूरा फोकस बन रहा है, लेकिन इसमें काफी गिने चुने स्टॉक चल रहे हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि नो डाउट कि सन फार्मा, सिप्ला यहाँ पे काफी मैं कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट लेवल पे काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं। दे आर डूइंग रियली वेल। जहाँ पे बिजनेस कुछ प्राइस टर्म्स में कंपटीशन में आ रहा है, वहां पे दे आर रीशफलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल। बट मुझे लगता है कि सन फार्मा, सिप्ला ये तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, लेकिन पंकज मुझे लगता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स से जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, यहाँ पे अगर फोकस करते हैं जो हमारे निवेशक हैं जो फार्मा के लिए स्पेशली कुछ फंड्स लाते हैं, हमें लगता है उन्हें हॉस्पिटल्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करना जरूरी है। हमें लगता है यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल से लेकर एनएच या किम्स जो एक नया स्टॉक अभी लिस्ट हुआ है, या एस्ट्रो डीएम, इन सभी में वो कुछ पैसा रख सकते हैं। और यहाँ से हमें लगता है इन सभी स्टॉक्स में कम से कम 20 से 25% के रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करें, लेकिन यहाँ पे अगर फोकस बनाना है तो हमें लगता है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स के ऊपर फोकस बनाएं। ठीक है, ये हो गई बात हॉस्पिटल्स की, लेकिन एक बीटन डाउन स्पेस है और वो है बैटरी स्टॉक्स। बैटरी स्टॉक एकदम बैटर्ड हो गए थे। राजेश, आपको याद है हम लोग अमरा राजा और एक्साइड कुछ 2-3 हफ्ते से बात कर रहे हैं। हमारा आज 625 पे अटका हुआ है, लेकिन एक्साइड 5% का आपको आ रहा है। राजेश, ये 225-30 के लिए तैयार हो रहा है क्या? और जिस तरीके से आज एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो स्टॉक अपने फरवरी 2022 के हाई को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो ये काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है एक्साइड में। हमें लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके जो टारगेट बनना चाहिए कंटिन्यूएशन में यही ट्रेंड के, तो 200 रुपए तक की अपसाइड तो हमें लगता है कि बहुत जल्द इसमें देखने को मिलेगी। और काफी स्ट्रॉन्ग डेटा सेटअप बना हुआ है, वीकली चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि बने रहे। 175 का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट 195-200 तक आते हुए दिख सकते हैं एक्साइड में। ठीक है, और राइट, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको शुक्रवार से, इनफैक्ट कई दिनों से आपको ये मूव दिख रही है, लेकिन शुक्रवार के वॉल्यूम्स तो थे भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये एक व्यू तो है बैटरी स्टॉक्स पर, लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर IRCTC को भी एक बार हम देखें
क्योंकि रेलवे काउंटर्स की बात हो रही है अब कि वहां पर शायद डिफेंस में कैपेक्स की बात होती है, रेल इंफ्रा इनमें कैपेक्स की बात होती है, और इसी के चलते आप रेलवे स्पेस को देख भी रहे कि वहां स्ट्रॉन्ग मूव है। आईआरसीटीसी अब आप मूव देखेंगे तो इसके पीछे कई दिनों से मूव शुरू भी हो गई है। इस पूरे स्पेस पर क्या व्यू रहेगा श्रीकांत? कुछ प्रेफर्ड बेट्स आपकी? बिल्कुल, तो देखिए अगर ओवरऑल पीएसयू स्पेस में अगर देखा जाए तो निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। जितने भी एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हम जिन्हें कहते हैं कि जो अपने म्यूचुअल फंड्स में कुछ एडिशन डिलीशन करते हैं, हमने देखा कि पिछले क्वार्टर उन्होंने काफी बड़ा एडिशन काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में किया है, और नो डाउट कि डिफेंस के लिए तो काफी इंक्वायरीज भी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर स्पेसिफिकली अगर दो स्टॉक की अगर बात करें तो आईआरसीटीसी हमें लगता है कि इस लेवल से बिल्कुल 800 या 850 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। काफी अच्छे टेक्निकल फॉर्मेशन में स्टॉक खड़ा है और कई बार इसने अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश भी की है। हमें लगता है कि इस लेवल पे अगर एक पोजिशनल व्यू बनाते हैं तो 740 के स्टॉप लॉस के साथ 800 850 के टारगेट्स हम बिल्कुल आईआरसीटीसी पे सोच सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी एक स्टॉक है कि जो अपने 2400 2400 के लेवल्स को मेंटेन करते हुए बार बार रिबाउंड करता है, और अगर इसकी ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी को अगर देखा जाए तो इट इज लाइक मोर सर्टन एज कम्पेयर टू अदर डिफेंस स्टॉक्स। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी लॉन्ग करके चले जो 2500 के करीब है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड व्यू रखें और टारगेट्स रखें यहाँ पे कम से कम 2700 रुपए का। ठीक है, आप एचएएल को भी यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं आईआरसीटीसी के साथ साथ, ठीक है। और राइट, एक और स्टोरी जिसका रुख करता है, प्रकाश लेकर आएंगे एक न्यूज कि सरकार जल्दी एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी लाने वाली है। क्या ये पॉलिसी और क्या टारगेट है गवर्नमेंट का 2030 तक, किस तरह के इंसेंटिव देगी कंपनी सरकार, एक बार ये सब समझ लेते हैं प्रकाश से। देखिए, सरकार जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए जो एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी है उसकी घोषणा करने वाली है। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इस पॉलिसी के ऊपर जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, और ऊर्जा मंत्रालय और साथ ही साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय जो है वो जल्द ही इस पॉलिसी की घोषणा करने वाली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इस पॉलिसी की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार कई तरह के इंसेंटिव्स की योजना तैयार कर रही है जो कि कंपनियों को दी जाएगी, जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है देश के अंदर लगाएंगी। साथ ही साथ राज्य सरकारें भी पैकेज रेडी इंसेंटिव्स की तैयारी कर रही हैं ताकि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने राज्यों में आकर्षित कर पाएं। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि स्टोरेज सिस्टम से जो रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई होगी उसके लिए ओपन एक्सेस फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही साथ इस पॉलिसी का जो मुख्य फोकस है वो इस बात पे है कि देश में जितने भी तरह की रिन्यूएबल एनर्जी है उसका लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन हो। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से देश के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो स्थापित किया जाए। इसके अलावा सोर्स हमें भी बता रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाना जरूरी होगा। इस बात का भी जिक्र इस नई पॉलिसी में किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार करीब 12,000 मेगावाट कैपेसिटी की जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है वो लद्दाख के अंदर स्थापित करने जा रही है और इसके लिए जल्द ही बिड इन्वाइट किए जाएंगे। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय का ये भी एस्टिमेट है कि 2030 तक करीब 27,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उसकी जरूरत होगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है अचीव करने का, और वैसे में ये जो पॉलिसी है स्टोरेज पॉलिसी सरकार को इस दिशा में उसके टारगेट को अचीव करने में मदद कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। एक और आपको खबर बता दें, प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सक्लूसिव न्यूज लेके आए हैं अनुराग शाह। अनुराग बताइए क्या लेके आए हैं जानकारी आप? जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जो एमडी सीईओज हैं, जो मुखिया हैं, उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात की और अपना पक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि हाल के दिनों में ही जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के नोटिसेज आए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि कंपनियों के द्वारा गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। कंपनियों के द्वारा जो है जो लिमिट है MISP रूल की मोटर इंश्योरेंस कारोबार की, उससे ज़्यादा भी कमीशन दिया गया है और वो कमीशन जो है वो रिवॉर्ड
बिलबोर्ड के फॉर्म में, विज्ञापन के फॉर्म में दिया गया है और उसका जो है गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। ये जो कंपनियों को नोटिसेज आए हैं और इसकी सफाई देने के लिए ही जो कंपनीज के चीफ्स है उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात की। और ये जो दिक्कत है पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों पे आरोप लगातार लगते रहे हैं कि उनके द्वारा जो कमीशन दिया जाता है कारोबार पाने के लिए वो तय लिमिट से ज्यादा होता है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए ही इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA नए नियम लेके आ रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक ही लिमिट होगी। अभी तक जो है वो तमाम अलग अलग लिमिट होती, जहां पर कमीशन की लिमिट, सैलरी की लिमिट, लेकिन जो अब IRDA के नए नियम है जहां पर तमाम तरह के जो खर्चे हैं उस पर एक सिंगल लिमिट होगी। तो इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो रेगुलेटर ने जारी कर दिया और आने वाले कुछ दिनों में ये नियम भी जो है वो हकीकत में तब्दील हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। श्रीकांत, ऑल कार्गो को देखिए जरा, आज भी अच्छे वॉल्यूम के साथ गेन कर रहा है। काफी दिन से ये स्टॉक में बाइंग दिखाई दे रही है ऑल कार्गो, आज ही 5% ऊपर है। आपको चार्ट्स पे क्या लगता है, एक बार ये 500 रुपए, 525 के भाव के लिए खेलना चाहिए? बिल्कुल। तो या जी, जितने भी लॉजिस्टिक रिलेटेड स्टॉक्स है उन सभी में ओवरऑल ट्रेंड काफी अच्छा बना है और हमें लगता है कि ऑल कार्गो, VRL लॉजिस्टिक, एजिस लॉजिस्टिक, इन सभी में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। ऑल कार्गो ने भी इनफैक्ट फ्राइडे के दिन काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था और स्टॉप लॉस लेवल से अगर देखा जाए तो ये काफी दूर चल चुका है। तो 420 वाला स्टॉक अभी 475 में मिल रहा है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर हो या कुछ अगर होल्डिंग अगर हो तो उसे पकड़ के रखें। 530 से लेकर 540 के लेवल्स नजर आते हैं और अगर यहाँ से कोई अगर करेक्शन अगर आता है तो तकरीबन 440-45 के करीब कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस अराउंड 420। ठीक है, ये ऑल कार्गो लॉजिस्टिक पर व्यू रहा। एक स्टॉक लाओपाला, इसे देखें पिछले 2-3 दिन से आपको मूव दिखा रहा है। ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज जरूर हो गया था, एक बड़े फंड हाउस ने यहाँ से एग्जिट किया और उसके बाद लेकिन अब पीछे कुछ दिनों से इसमें एक्शन तो देखने को मिल रहा है। क्या लाओपाला पे आपको ट्रेड रिवर्सल दिख रहे हैं, लाइक चार्ट पे अब आपको स्ट्रेंथ दिख रही है कि यहाँ से इन्हें ऐड कर पाए? कैसा दिख रहा है चार्ट्स इसके, राजेश? बिल्कुल स्ट्रेंथ है चार्ट पे और जिस तरीके से इसके मंथली वीकली चार्ट बने हुए क्लियरली ये स्टॉक में जिस तरीके से वीकली सेटअप बना हुआ हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर और अपसाइड यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिलेगी और स्टॉक में जो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है वो 460 के तरफ है, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे जो दिसंबर 2021 में बने थे। जिस तरीके का फॉर्मेशन है हमें लगता है ये तो वहां तक तो कंटिन्यू रखेगा और अगर वो लेवल का ब्रेकआउट होता है 460 का तो फिर स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो होना चाहिए करीब 550 से 600 तक की अपसाइड भी पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है वीकली चार्ट लाओपाला पे, तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 405 के आसपास। ठीक है, एक स्टॉक और चेक कीजिए राजेश, रेमंड्स का। आज इसमें लगभग 5% की मूव है और हालांकि टेक्सटाइल्स पे कुछ पार्ट कंपोनेंट ऑफ द रेमंड टेक्सटाइल और कुछ कंपोनेंट ऑफ द स्टॉक इज रियल एस्टेट, लेकिन आज टेक्सटाइल कंपोनेंट के चलते आप ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में भी मूव देख रहे हैं, रेमंड के स्टॉक में भी मूव है। कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है आपको चार्ट्स पर? आज 8.5% की तेजी एक बार के लिए बुक कर सकता है या फिर अभी तेजी शुरू हुई है लग रहा है? जीएसटी के लिए निकाल के भी रखा था और आपने लकीली पूछ ही लिया ये स्टॉक, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बुलिश व्यू ही शेयर करूंगा। जिस तरीके से स्टॉक में प्राइस एक्शन बना है ऑलमोस्ट लास्ट 3-4 सेशन से जो एक करेक्टिव मूव था उसको आज कहीं ना कहीं रिवर्स करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग आज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये स्टॉक 1310 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट जो बनेंगे वो BTST भी कैरी किया जा सकता है और नेक्स्ट टारगेट इसके जो बनना चाहिए 1360 से लेके 1400 तक के अपसाइड भी यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑलरेडी है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम और स्टॉक में जो एक साइडवेज करेक्टिव मूव जो देखने को मिला हमें उसका आज रिवर्सल भी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1270 का, अपसाइड के टारगेट 1360-1370 तक के। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ तो आपको मूव और स्ट्रॉन्ग दिखती है, 1400 के लेवल आप यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने जिंदल स्टील के मैनेजमेंट से भी बात की थी, मिस्टर बिमलेंद्र झा थे हमारे साथ और रिजल्ट्स पर बात की थी, मार्जिन्स पर उनसे बात हुई थी कि उनके मार्जिन जिस तरह से स्क्वीज हुए Q-on-Q और उसके बाद ईयर ऑन ईयर, लेकिन मार्जिन्स पर प्रेशर तो ईज आउट हुआ है कमोडिटी प्राइसेस के चलते। अब उन्हें आगे कितने सस्टेनेबल लग रहे हैं मार्जिन्स, आइए एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
मार्जिन्स जो है वो 2-3 अलग अलग फैक्टर्स से डिटरमाइन होते हैं, और इसके अंदर आपने जो कहा कि आयरन ओर के प्राइसेस नीचे आए हैं, कोकिंग कोल के प्राइसेस नीचे आए हैं। आयरन ओर के प्राइसेस जरूर नीचे आए हैं, कोकिंग कोल नीचे आने के बाद में ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। और भारत जो है वो कोकिंग कोल के लिए विदेशों पर निर्भर है। डॉलर का भी रुपए के मुकाबले इजाफा हुआ है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो इसका असर जो है उस तरफ में भी पड़ेगा। तो लेकिन डोमेस्टिक डिमांड और उसके हिसाब से सप्लाई और उसके हिसाब से प्राइसिंग, ये जो है ये डायनेमिक्स एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स है, और इसके तहत में मेरे को लगता है कि मार्जिन स्टेबलाइज होके थोड़ा इंप्रूव हो सकते हैं। तो अब ये किस समय में होगा इसको कहना मुश्किल है, लेकिन अब जो है फेस्टिव सीजन इंडिया में खत्म हो चुका है, डिमांड जो है बाजार में आ रही है, और इस डिमांड के आने के कारण सप्लाईज में कोई इश्यू नहीं आएगी। सब लोगों ने भी अलग-अलग लोगों ने जो स्टील प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने अपने शटडाउन्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिए होंगे अभी तक, जैसे हमने तो डेफिनेटली कर लिए हैं। तो बाजार में डिमांड का अभाव नहीं रहेगा, सप्लाई का अभाव नहीं रहेगा, और इस स्थिति को देखते हुए केवल जो रॉ मटेरियल का जो डायनेमिक्स है, डॉलर का जो डायनेमिक्स है, वो कुछ हद तक इनको मार्जिन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो ये आप सुन रहे थे जेएसपीएल के मैनेजमेंट को, वो अपने मार्जिन पर अपना व्यू एक दे रहे थे, फॉरवर्ड एक अप्रोच भी बता रहे थे वो कैसे अप्रोच करेंगे। लेकिन आज पूरा हॉस्पिटल सेगमेंट, चाहे आप फोर्टिस की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, डायग्नोस्टिक काउंटर्स में भी हालांकि मूव है, लेकिन हॉस्पिटल काउंटर्स की ये मूव, शो के स्टार्ट में भी हम ये बात कर रहे थे, अमित गुप्ता से भी बात कर रहे थे, लेकिन अब सृष्टि के पास कुछ रीजंस हैं कि किन वजह से फोर्टिस, अपोलो जैसे स्टॉक्स इस वक्त बाजार को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इतने पसंद आ रहे हैं। सृष्टि से पहले समझते हैं। सृष्टि बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो लगभग सभी कंपनीज ने अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं, और इस बार का ट्रेंड अगर हम देखें तो दूसरी तिमाही हॉस्पिटल सेगमेंट के लिए ऐसे ही मजबूत रहती है, पर इस बार रोबस्ट परफॉर्मेंस देखा गया है अक्रॉस द सेगमेंट। आप अपोलो हॉस्पिटल्स ले लीजिए, यहाँ पे मार्जिन जो है कंपनी के फ्लैट रहे हैं, पर आय में इनकी ग्रोथ करीब 12% की देखने को मिली है। इसके बाद फोर्टिस 8% की ग्रोथ दिखाया है अपने रेवेन्यू में, मैक्स हेल्थ केयर 7% की ग्रोथ है, वही 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में तिमाही दर तिमाही हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। वही नारायणा हृदयालय और साथ ही किम्स हॉस्पिटल, ये भी डबल डिजिट में इनकी आय ग्रोथ होती हुई दिखी है सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो इस बार देखें तो नतीजे दमदार देखने को मिले हैं, जहां पे ऑक्यूपेंसी लेवल तो इंप्रूव होता नजर आई है, पर ओपनिंग अप होते होते जैसे कि इनका जो नॉर्मल कामकाज है, क्योंकि अब कोविड का तो इम्पैक्ट रहा नहीं, नॉर्मल कामकाज में रिकवरी देखने को मिली है, और इंटरनेशनल पेशेंट्स की वापसी होती हुई दिखी है, जो कि इनके रेवेन्यूज और इनके ओवरऑल नंबर्स को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा बात करें पूरे सेगमेंट में, हम देख रहे हैं कि काफी बढ़ चढ़ के कंपनीज केपेक्स प्लान कर रही हैं। खास तौर से फोकस जो है ब्राउनफील्ड केपेक्स पे है, जहां पे हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी डील्स भी होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ कंपनीज की गाइडेंस की अगर बात करें तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स अगले 3 साल में 2000 बेड्स ऐड करने की कोशिश कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर जो कि करीब 34,000 फिलहाल इनके पास बेड्स हैं, लगभग दुगना होती हुई इनकी फैसिलिटी हमें देखने को मिलेगी वित्तीय वर्ष 2027 तक। फोर्टिस हेल्थ केयर लगभग 900 बेड्स जो है अगले 3 साल में ऐड करने का टारगेट कर रहा है। वही मैक्स हेल्थ केयर और किम्स हॉस्पिटल के भी काफी रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान्स हैं। ग्रोथ गाइडेंस के दम पे भी, चाहे वो आप मार्जिन एक्सपेंशन ले लीजिए या अपने केपेक्स को ले लीजिए, सभी कंपनीज की गाइडेंस जो है पॉजिटिव साइड पे आती हुई दिखी है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये सेक्टर जो है, क्योंकि कई समय से जब हम कोविड का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होते हुए देख रहे थे तो कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स में गिरावट जरूर देखने को मिल रही थी, और उसके बाद एक कैचअप हम होते हुए जरूर देख रहे हैं। और अगर फोर्टिस हेल्थ केयर जो कि आज का परफॉर्मर है उसकी बात करें तो वहां पे तो IHH की पॉजिटिव कमेंट्री का भी ट्रिगर है अच्छे नतीजों के बावजूद, जहां पे उनका कहना है कि IHH अपने ओपन ऑफर को लेकर पूरा तत्पर है, और आगे चल के सेबी से लेकर वो बातचीत कर रहा है फिलहाल कि किस तरीके से ओपन ऑफर को लाया जा सकता है। ओपन ऑफर का भी एक ट्रिगर है, और इनफैक्ट ये कुछ रीजंस बता रही है सृष्टि, जहां पर शुक्रिया सृष्टि इस जानकारी के लिए। यानी आगे की रिजल्ट्स अच्छे आए, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, और साथ ही रेवेन्यू को लेकर गाइडेंस भी बेहद स्ट्रॉन्ग है हॉस्पिटल्स की। इनफैक्ट आपको एक बार फोर्टिस के मैनेजमेंट आशुतोष रघुवंशी की भी बात सुनवाएंगे कि उन्होंने किस तरह का टारगेट रखा है। उससे पहले एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। श्रीकांत, फोर्टिस
और अपोलो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। फोर्टिस में तो एक ट्रिगर आईएचएच के ओपन ऑफर का भी है, पर अदरवाइज इस स्पेस में क्या मूव्स अभी शुरू हुई हैं और अभी और कैचअप रैली आना बाकी है? दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, तो अगर इस लेवल पे अगर फंडामेंटली अगर देखना है किसी एक स्टॉक को, तो मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स और किम्स, ये दोनों के ऊपर फोकस किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के जो फंडामेंटल्स है नो डाउट काफी अच्छे हैं और उन्होंने दोनों ने इबिटा मार्जिन्स को फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स कंटिन्यू होने की बात। चार्ट्स देखें तो उसमें लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है और स्टॉक में परफॉर्मेंस भी इक्वली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इवेंचुअली अपोलो हॉस्पिटल्स 5000 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है, किम्स 1700 1750 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल बेसिस पे पोजीशन बनाए। यस, अगर इवेंट के बेसिस पे अगर कुछ पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल हम फोर्टिस हेल्थकेयर को फोकस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक बड़े टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हो चुका है। कई दिनों के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है और हमें लगता है कि ये स्टॉक भी वापस एक बार कम से कम अपने ऑल टाइम हाईज यानी कि 325 या 330 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। आज के वॉल्यूम शानदार है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें अराउंड 295 के करीब का। फोर्टिस पसंद आता है। ये चलिए एक बार आशुतोष रघुवंशी की बात सुन लेते हैं कि उन्हें अगले 2 साल में कितना ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। The pace of growth will probably get enhanced. So there is some organic growth and some brownfield expansion which we have been talking about as I was here last time, and that is completely on track. As you can see from our numbers, our debt position is very comfortable, and as a result of that, we do have an ability to even do a little bit of inorganic growth as well. However, once this MTO thing is behind us, it would definitely open new avenues for fundraise, and that would give us the ability to consider larger inorganic growth as well. And some of the distraction which happens because of this will go away, and that there would be more focus on both operations as well as on growth. And our debt position is very comfortable, and as a result of that, today we can aspire for more than the brownfield expansion, and we are all the time looking at such projects. I think it may take at least another 2-3 quarters. We have few assets which we need to sort of take some steps with, but our aim was to go to about 20% over next 2 years, but I'm sure that we will achieve that much earlier. तो 20% के ग्रोथ का लक्ष्य अगले 2 सालों में, ये मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो यानी हॉस्पिटल स्पेस में फोर्टिस स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे श्रीकांत को दिख भी रहा है। कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं, कुछ BTSC ट्रेड्स देख लेते हैं। राजेश, अब यहाँ से कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए? बाजार उन्हीं लेवल्स के आसपास आ गया है जहां पर ये खुला था। क्या यहाँ से आप क्या ट्रेड्स लेंगे? BTSC की ट्रेड्स ही होंगे? बिल्कुल प्रियंका जी, BTST के ही ट्रेड होंगे। पहला ट्रेड होगा कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है और स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। कोचिन शिप में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए BTST के 715 से 720 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 655 का। दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी का। काफी बार हमने इस स्टॉक पे चर्चा भी करी है, लेकिन आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है स्टॉक में, एक डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में आज के मूव के बाद स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी होल्ड डाउन करते हुए दिख रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे यहाँ पे हम BTST करने की सलाह देंगे और अपसाइड में टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 1360 1380। स्टॉप लॉस होगा करीब 1280 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो कि एक रिवर्सल दिखा रहा है करेक्शन के बाद, वो स्टॉक हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है CDSL का। स्टॉक में आज जिस तरीके से एक नैरो प्राइस रेंज देखने को मिली थी पिछले 3-4 वीक में, और आज जो प्राइस एक्शन बना है वो पिछले 3-4 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। CDSL के मूव के बाद, आज के मूव के बाद हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक अब 1240 के लेवल को होल्ड करेगा तो कल के सेशन में इसमें टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 1300 से 1320 तक के अपसाइड के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो CDSL होगा हमारा तीसरा स्टॉक BTST के लिए।
CDSL और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये आपको ट्रेड्स यहाँ से पसंद आते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी मूव दिखा भी रहा है और CDSL में तो लास्ट के कुछ मिनटों में एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आपको ब्रेकआउट सा भी दिखा है। श्रीकांत, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुका है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक वॉलेटाइल एक्टिविटी या सॉर्ट ऑफ पैटर्न देखने मिलेगा। तो हमें लगता है एक लॉन्ग और एक शॉर्ट की पोजीशंस लेके जा सकते हैं। लॉन्ग अगर करना है तो मारुति को लॉन्ग करके चले। काफी दिनों के बाद एक इसमें रिवर्सल पैटर्न बना है और काफी अच्छा पैटर्न है। तकरीबन 9150 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 9300 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 9100 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति को लॉन्ग करके चले। और अगर शॉर्ट करना है तो हमें लगता है कि इस लेवल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट करके चले, क्योंकि एक तो ओवर कंसेंसस है और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 595 के नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मींस 580 या 90 580 75 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से स्टेट बैंक को शॉर्ट करके चले। स्टॉप लॉस रखे अराउंड 598 का और टारगेट्स रखे 580 रुपए के। ओके, आप स्टेट बैंक को यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं। हो सकता है एक आध दिन यानी आप बैंक निफ्टी पर भी शॉर्ट पोजीशंस देख रहे हैं। आज वैसे भी दिन भर बाजार ने एक बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार किया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत दिखा आपको मेटल्स में, कुछ सिलेक्टेड आईटी में, हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक स्पेस में, लेकिन इंडेक्स पर एक्शन बेहद आपको लल एक्शन देखने को मिला, इनफैक्ट देखने को मिला। लेकिन इस बीच काफी सारा एक्शन हो सकता है जो कल से G20 की बैठक शुरू होने वाली है। एक बार शिंजॉय हमारे संवाददाता है, उनसे समझ लेते हैं ये बाली में ये पूरा समिट होने वाला है और क्या बड़े एजेंडा होंगे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो हमसे शेयर कर सकते हैं इस समिट को लेकर। शिंजॉय बताएं। G20 मीटिंग शुरू होने वाला है बाली में और बहुत सारा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं अंडर डिस्कशन। एक तो है क्लाइमेट चेंज, वो छोड़ के भी इकोनॉमिक इश्यूज बहुत सारे हैं। इसमें फूड सिक्योरिटी है, इसमें फ्यूल सिक्योरिटी है, रशिया यूक्रेन के लड़ाई के बारे में बातचीत होना है। अब तो लग रहा है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बातचीत होगा। ये छोड़ के भी कई बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स होने वाला है। एक तो है शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ। ये दे आर द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इम्पोर्टेंट मीटिंग तो है ही है। अब अमेरिका ऑलरेडी अनाउंस किए हैं मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। जेक सलिवन यूएस एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कह चुके हैं अभी तक भारतीय साइड से कुछ आए नहीं खबर, लेकिन ये हो सकता है 16 तारीख को प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी का मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग इन बाली इज वेरी पॉसिबल। ओके, तो ये सारे एजेंडा होंगे इस बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया शिंजॉय इस अपडेट का। राजेश, एक स्टॉक और एक बार चार्ट चेक करके बताएं, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसे हम कई दिनों से देख रहे हैं कि इसमें छोटी छोटी मूव है, लेकिन मूव्स तो हैं। क्या ये यहाँ से भी प्लस किया जा सकता है? और अगर एक ट्रेडिंग के लिए कुछ 10-15% के गेन्स के लिए क्या इसमें एक पोजिशन ऐड की जा सकती है? गोदरेज कंज्यूमर में देखें तो थोड़ा रिवर्सल जरूर बना है, बट स्टिल अभी हमें लगता है कि स्टॉक में स्टीफ रेजिस्टेंस है करीब 860-870 के जोन में। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते थोड़ा यहाँ पे सप्लाई जरूर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी वीकनेस यहाँ पे चार्ट पे दिख रही है और स्टॉक के स्ट्रक्चर के हिसाब से आज ये फर्स्ट डे होगा जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 1 से 2 दिन का समय और दें, और अगर ये सस्टेन रहता है यहाँ पे 825 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अर्ली इंडिकेशन होगा कि यहाँ से स्टॉक फर्दर तेजी को एक्सटेंड कर सकता है। वहाँ पे हमें लगता है 875-870 जोन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। अगर वहां तक की मूवमेंट आती तो वहाँ प्रॉफिट भी बुक करेगा। ये GCPL यानी गोदरेज कंज्यूमर पर आपका एक व्यू है, लेकिन आज जिस तरह की मूव हिंडाल्को ने दिखाई, क्योंकि मेटल्स का रिबाउंड एक्सपेक्टेड था, पिछले हफ्ते से आप बिल्टअप तो देख रहे थे, लेकिन आज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव भी आपको एल्यूमिनियम काउंटर्स ने दिखाया। मेटल इंडेक्स, क्योंकि US डॉलर इंडेक्स नीचे है, 106 के पास है, सारे मेटल्स के लिए रिबाउंड का मोमेंट है। क्या ये ट्रेड्स सस्टेनेबल भी हैं? श्रीकांत, क्या यहाँ से इन लेवल्स पर भी हिंडाल्को या फिर स्टील काउंटर्स में पसंद आते हैं आपको? तो देखिए, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल भरा सवाल है, क्योंकि
ये सभी स्टॉक्स में एक काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस थी और एक डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट के बाद हमने एक बड़ी रैली देखी है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स देखें तो इन सभी कंपनीज के लिए इतने सपोर्टिव नहीं है और आने वाला फ्यूचर भी अगर रिसेशनरी टॉप के ऊपर अगर चल रहा है तो इनमें हमें लगता है कि थोड़ा संभल के काम करना जरूरी है। बट यहाँ पे कुछ एक कंपनीज है कि जहाँ पे अपसाइड अभी भी क्लियरली विजिबल है, जिसमें आता है वेदांता जो करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 315-316 के करीब। अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके जो पोर्टफोलियोज है वो काफी सारे कमोडिटीज को कैटर करती है। तो हमें लगता है कि वेदांता को एक लॉन्ग करके चले जो 315 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है इवेंचुअली 350-55 के लेवल्स दिखा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। और अगर इसके अलावा अगर कोई स्टॉक को देखना है तो फिर हमें लगता है कि जो हमारा फोकस है वो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टॉक ऐसा है कि जहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड आता है और ये स्टॉक अपने टेक्निकल ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से ये भी स्टॉक एक बार 320 या 330 के लेवल्स दिखा सकता है। हिंदुस्तान जिंक भी आपको पसंद आता है और वेदांता भी आपको यहाँ से पसंद आता है। और राइट, ठीक है। सो ये तो इन स्टॉक्स पर एक राय रही। वेरी क्विकली जाते जाते एक बार आप सीमेंट स्पेस में कौन सी आपकी प्रेफर्ड बेट होंगी श्रीकांत, वो भी बताएं। बिल्कुल, तो देखिए अगर सीमेंट स्पेस में अगर फोकस करना है तो नो डाउट जो मोमेंटम ला रहा है पूरे सेक्टर में वो है अंबुजा सीमेंट। 580-85 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे फॉर्मेशन के स्टॉक, ये फॉर्मेशन के साथ ही स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 610-620 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से भी इसमें ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई जा सकती है और साथ ही साथ हमें लगता है कुछ मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो वहां पे हमें लगता है इंडिया सीमेंट पे फोकस करके चलें। ये स्टॉक 270-275 के लेवल्स दिखा सकता है और 245 के करीब का स्टॉप लॉस हम रख के इंडिया सीमेंट को लॉन्ग कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए आज बाजार में जब ओपन हुए तो एक छोटे से दबाव के साथ ओपन हुए थे, लेकिन हमने रिकवरी भी देखी। निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, दोनों को आपने रिकवर होते हुए देखा। ग्लोबल क्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कमोडिटीज के लिए अच्छे फेवरेबल सिनेरियो थे, आईटी पैक के लिए पार्टिसिपेशन के रीजंस थे और बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स तो अच्छे खासे चल ही रहे। लेकिन इस बीच आज बाजार एक बड़े रेंज में ही काम करता रहा। आपको लगभग 18,300 के आसपास नीचे की तरफ और 18,400 से कम यानी इसी प्राइस बैंड में आपको काम करते हुए दिखाई दिया आज दिन भर। लेकिन बड़े सारी स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव देखने को मिली। तो आज इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए तो बड़ा ही लल दे रहा होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद रहा। मेटल स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव आपको देखने को मिली एल्यूमिनियम काउंटर्स लाइक हिंडाल्को में। उसके अलावा आपको सारे स्टील काउंटर्स, चाहे टाटा स्टील हो या फिर JSW स्टील हो, उनमें भी मूव्स देखने को मिली। और अब ब्रेकआउट स्टॉक्स में श्रीकांत हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स को भी यहाँ बात कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा स्पेस था जिसने आज पॉजिटिवली सरप्राइज किया, क्योंकि फोर्टिस, अपोलो, इनके नंबर्स अच्छा है और उसके बाद आपने देखा सेकंड टॉप गेनर अगर आप निफ्टी पर देखते हैं तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल, और एफएनओ में अगर आप टॉप गेनर देखें तो वहां फोर्टिस हॉस्पिटल है। ऑटो पैक की तेजी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी एक चर्न चल रहा है। वहां पे आपको पैसेंजर व्हीकल नहीं, आपको टू व्हीलर स्पेस में या फिर जिन स्पेसेस मूव अब तक आई नहीं थी, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, वहां पर मूव दिख रही है। टाटा मोटर्स में आपको आज के दिन मूव दिखी। इनफैक्ट मारुति ने भी आप फिर से आज थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन तो अपना दिया, लेकिन बड़ी दिन भर में जो शुरुआत हुई थी वो टू व्हीलर स्पेस से भी देखने को मिली थी, बहुत सस्टेन नहीं करी मूव। इसके अलावा बैंक में भी वो बैंक्स जो अब तक ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जैसे इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, वहां पर आपको इनफैक्ट मूवमेंट देखने को मिली। और एट द सेम टाइम पूरी तरह से लगाड़ था वो फार्मा स्पेस था। डॉक्टर रेड्डीज, इसकी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि उनके एक बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रग को कॉम्पिटिशन होने की बात हो रही है, जिससे उनके आगे के ग्रोथ आउटलुक को, ग्रोथ मार्जिन आउटलुक को थोड़ी सी गाइडेंस, ग्रोथ आउटलुक को, उनके रेवेन्यूज को डेंट पड़ सकता है, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं 4% तक की गिरावट डॉक्टर रेड्डीज पे आपको देखने को मिल रही है। आईटीसी आपको 2.5% वीक दिखाई दे रहा है। आपको एफएमसीजी काउंटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले जैसे काउंटर्स, यहाँ पर एफएमसीजी के दूसरे काउंटर्स लाइक टाइटन जैसे स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स, इनमें आपको वीकनेस देखने को मिली। आईटी पैक में भी आपको, अगर आप एफएनओ स्पेस का अगर देखें तो वहां पर आपको मिड और स्मॉल स्पेस में इनफैक्ट ज्यादा वाइब्रेंस और मूव दिखाई दी। इनफैक्ट आप पहले अगर कुछ काउंटर्स की बात करें तो उनमें टॉप गेनर जो काउंटर्स रहे, माफ कीजिएगा फोर्टिस नहीं, डॉक्टर लालपात था टॉप गेनर जो हम डायग्नोस्टिक स्पेस में बात कर रहे थे। उसके अलावा आपको गोल्ड फाइनेंस काउंटर, चाहे मन्नापुरम हो, मुथूट फाइनेंस हो, वहां पर आपको आज तेजी दिखी। नौकरी का स्टॉक हम पिछले, इन्फोएज का स्टॉक हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, वहां पर मूव है, पिछले 3 दिन से एटलीस्ट चल रहा है। और जोमैटो में भी आपको शुक्रवार को 10% रिजल्ट्स आए थे, अच्छे नंबर आए, लॉस इनका स्क्वीज हुआ।
कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके बदले आगे पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखी और जोमेटो के स्टॉक में आपको 10% की भी उस दिन दिखी थी। आज स्टॉक सुबह पॉजिटिव था, लेकिन अभी क्लोजिंग के समय टिपिकली आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख रही है। 5% की आपको वीकनेस है। पेटीएम का लॉक इन खुलना है आगे इसी हफ्ते में, और साथ ही डिलीवरी का भी 20 नवंबर को प्री आईपीओ लॉक इन ओपन होना है। पेटीएम के आपने ऑपरेशनल अपडेट्स देखे, वहां पर आप देख रहे हैं 0.5% की तेजी जरूर देखने को, लेकिन डिलीवरी तो आप रोज ही देख रहे हैं 2-2-2.5% की, 5-5% की आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच दूसरे जो काउंटर्स थे कुछ फार्मा एमएनसी स्पेस में, जैसे एबर्ट इंडिया, इनमें जरूर मूव थी। हालांकि आज फार्मा स्पेस से ज्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स जहां जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए ट्रिगर इनके स्ट्रांग होते हैं, सिप्ला जैसे काउंटर उनमें मूव थी, और साथ ही एबर्ट इंडिया जैसे काउंटर्स, लॉरस लैब जहां पर बड़ी अंडर ओनरशिप भी हो चुकी है, अंडर वैल्यूड हो गए हैं स्टॉक, इनमें आपको अच्छी खासी मूव भी देखने को मिली। सो ये आज का बिल्डअप था। हालांकि यहाँ से श्रीकांत तो एक शॉर्ट ट्रेड भी लेकर जाना चाह रहे हैं, पर राजेश दोनों स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। लेकिन एक खास दिन आज, और इस दिन कुछ तस्वीरें सामने लेकर आते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं। कुछ साल पुराने ये कैसे दिखते थे दोनों, इसी के साथ आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़े चले जाते हैं। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।